पश्चिम बंगाल के सियासी महासंग्राम में अब घड़ी की सुइयां उस मोड़ पर आ गई हैं जहां से सत्ता का भविष्य तय होना है। क्योंकि 29 अप्रैल यानी कि दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 36 घंटे से भी कम वक्त बचा है। और यह चरण केवल चुनाव नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का अंतिम प्रहार है। यह वही इलाका है जिसे ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, जहां पर पिछले कई चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का क्लीन स्वीप दीदी की ताकत का पर्याय रहा है। लेकिन 2026 की यह तस्वीर 2021 से जुदा नजर आ रही है। जिस किले की दीवारों को लांघना कभी नामुमकिन लगता था, अब बीजेपी ने वहां पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दक्षिण बंगाल से लेकर ग्रेटर कोलकाता की गलियों तक बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट और आक्रामक प्रचार के जरिए दीदी के इस दुर्ग को चुनौती दी है। कैसे, देखें रिपोर्ट। जिस बंगाल की पहचान रविंद्रनाथ के गीतों की कोमलता, सत्यजीत रे की फिल्मों की कलात्मक गहराई और दुर्गा पूजा के शंखनाद से होती है, आज वह बंगाल एक अलग ही तापमान का गवाह बन रहा है। ये तापमान मौसम के मिजाज से कहीं ज्यादा सियासी है। बंगाल के आसमान पर इस वक्त सियासी सुपर अल नीनो का इंपैक्ट देखा जा सकता है, जहां शब्दों की गर्जना है, दावों की आंधी है और सत्ता की दहलीज तक पहुंचने की बेतहाशा तड़प है। सेकेंड राउंड के प्रचार का शोर अब थम चुका है और अब बारी है 29 अप्रैल की। जब हुगली की लहरों से लेकर दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर तक बंगाल की जनता जनार्दन अपनी खामोशी को वोट की चोट में बदलेगी। पश्चिम बंगाल का चुनावी खेला अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। 29 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग और 142 सीटों पर वोटिंग। और महज अब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध की तरह है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर अभी तक भगवा रंग नहीं चढ़ा है। ऐसे देश में बहुत कम राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो, और ये है ममता बनर्जी का गढ़। तो ये पूरा चुनाव नेल बाइटिंग मैच की तरह हो चुका है। इस पूरे चुनाव में अब साख की लड़ाई बन चुकी है। ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाने और बीजेपी अपने मिशन बंगाल को पूरा करने की जद्दोजहद में। ममता बनर्जी कल्याणकारी योजनाएं, महिला, तमाम बातों को लेकर अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही हैं, अपने जड़ों को मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी अपने जड़ों को और फैलाने की कोशिश, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन सियासत में और इस संविधान में एक सबसे खूबसूरत बात है कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन जनता ही जनार्दन होती है। और 29 तारीख को जब ईवीएम के बटन दबेंगे तब सिर्फ कैंडिडेट्स की किस्मत नहीं, तब बंगाल की किस्मत तय होगी। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण इस बार इतिहास के पन्नों को नए सिरे से लिख रहा है। चुनावी समर का आधा पड़ाव पार हो चुका है, जहां 152 सीटों पर हुआ पहले चरण का मतदान
लोकतंत्र का एक गगनभेदी गर्जना बनकर उभरा है। पहले चरण में बंगाल की जनता ने घर की चौखट लांघकर जिस तरह 93% से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की, उसने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल के मन में इस बार कुछ बड़ा चल रहा है। और दूसरे चरण में भी ऐसी ही वोटिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरे चरण के 142 सीटों पर 2021 में किसका कितना पलड़ा भारी था, वो भी आपको बताते हैं। बंगाल चुनाव 2026-2021 में 142 सीटों के क्या रहे नतीजे? टीएमसी कुल 142 सीटों पर लड़ी, 123 सीट पर उसे जीत मिली। उसका स्ट्राइक रेट रहा 86.61%, जबकि बीजेपी 142 सीटों पर लड़ी और जीती महज 18 सीटों पर। स्ट्राइक रेट रहा 12.67%। इसके अलावा अन्य पार्टियां 142 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ एक सीट। स्ट्राइक रेट 0.007% रहा। चुनावी संग्राम का पहला चरण, जहां रिकॉर्ड तोड़ 93% वोटों के साथ इतिहास रच चुका है, वहीं अब सबकी नजरें राज्य के उस हिस्से पर हैं जिसे बंगाल की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरे चरण में मतदान का केंद्र दक्षिण बंगाल और ग्रेटर कोलकाता की वो बेल्ट है जो पिछले कई चुनावों से ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला रही है। दूसरे चरण में 142 सीटों का रण। कुल दक्षिण बंगाल में कुल 107 सीटें हैं, जबकि ग्रेटर कोलकाता में 35। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल में 89 जीती, जबकि ग्रेटर कोलकाता में 34। बीजेपी ने 18 जीती दक्षिण बंगाल में, जबकि ग्रेटर कोलकाता में एक भी सीट नहीं जीत सकी। अन्य के हिस्से में एक सीट आई, वो भी ग्रेटर कोलकाता से। दूसरे चरण में साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता में मतदान होगा और आंकड़ा बताता है कि सेकंड फेज ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मैं आंकड़ों की जुबानी आपको समझाना चाहती हूं। ये जो सेकंड फेज है, इसमें पिछली बार टीएमसी ममता दीदी ने 86% से ज्यादा वोट पाए थे, 86% से ज्यादा। मतलब आप मान लीजिए कि लगभग क्लीन स्वीप के आसपास ही है, थोड़ा सा कम, इसलिए ये चिंता ज्यादा है। तो अगर बेसिक समझें तो प्रो इनकम्बेंसी वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी का पूरा खेल है। यहाँ पर ममता दीदी को लगता है कि यहाँ उनकी जड़ें मजबूत हैं और उनके पक्ष में वोट डलेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है, जमीनी पकड़ है, इमोशनल पकड़ है। तो बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने तैयारी इससे कहीं और ज्यादा की हुई है। और तैयारी यूं की हुई है कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार जय सिया राम के नारे नहीं लगाए, जय बोंगला, क्योंकि ममता दीदी जय बोंगला की बात करती है। पिछली बार जय सिया राम के जब नारे लग रहे थे तो यहां पर ममता दीदी ने कहा कि ये मां की धरती है और अब बाहर के लोग आके जय सिया राम के नारे नहीं लगाएंगे। तो जय सिया राम के नारे योगी आदित्यनाथ की रैली केवल वहां हुई जहां पर ध्रुवीकरण हो सकता था, लेकिन उसके अलावा बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। यहां पर जय सिया राम नहीं, जय मां काली के नारे ही लगे। तो ये छोटी छोटी बातें कोशिश की जा रही है कि वो जो अपनत्व है, क्योंकि दीदी ने बार बार कहा है बाहरी लोगों को यहाँ पर नहीं स्वागत किया जाएगा, तो बीजेपी ने बाहरी के हर तमके को तोड़ा और दीदी को डायरेक्ट अटैक नहीं किया, जिससे बंगाल की अस्मिता, बंगाल की बेटी वाला फैक्टर एक बार फिर इस चुनाव में ना उतरे। अंडरग्राउंड काम किया, छुपकर काम किया, डोर टू डोर मीटिंग की और रात को पंचायतें लगाई। अब ये देखना होगा कि बीजेपी की ये मेहनत क्या उसके लिए रंग ला पाती है या नहीं। दीदी तैयार है तो दादा यानी बीजेपी नेता भी फुल एक्शन में हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और दूसरे बीजेपी के नेता पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी ने बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है।
ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। अंग, बंग और कलिंग में होगा बीजेपी का राज। बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों चरणों को लेकर कई सारी रैली और रोड शो कर चुके हैं। कुल रैली और रोड शो 19 हो चुकी हैं। पहले फेज में 11 रैली, दूसरे फेज में 8 रैली, कुल 5 रोड शो होने हैं। पहले फेज में 2 रोड शो हो चुके हैं और दूसरे फेज में 3 रोड शो हुए हैं। राजनीति में हार अक्सर बड़े बदलाव की नींव होती है। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल को भगवामय करने का जो स्वप्न देखा था वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते भले ही रह गया हो, लेकिन उस चुनाव ने बंगाल की सियासी जमीन को पूरी तरह से बदल दिया है। महज 3 सीटों से 77 सीटों का सफर और लगभग 38% वोट शेयर ने यह साबित कर दिया था कि बंगाल में परिवर्तन की आहट अब महज एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। 2021 की उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बिसात कुछ इस तरह बिछाई कि चूक की कोई गुंजाइश न रहे। पहले चरण में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई उससे बीजेपी में उत्साह का माहौल है। बंगाल चुनाव के चुनावी दंगल में पहले चरण की वोटिंग ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया और ये कहानी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने जो सेकेंड फेज के बीजेपी के वोटर हैं उनके अंदर डर भी खत्म करने का काम किया है। देखिए, जैसे ही पहले फेज की वोटिंग खत्म होती है, अमित शाह कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार उस बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हैं, जिससे कि वोटर के अंदर का जो उत्साह है उसे और बढ़ाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी अब इस बम्पर वोटिंग से और दूसरे चरण में दिखते उस उत्साह से बेहद प्रभावित नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं परिवर्तन को बहुत पास से देखने की कोशिश और उम्मीद कर रहा है। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी रणनीति को और ममता दीदी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बस यूं ही सब कुछ नहीं किया। बीजेपी की ताकत है स्ट्रेटजी, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, जो हर उस राज्य में हुआ था जहां पर सरकार बनाना असंभव था। और यहां पर तो ममता दीदी है जिनकी जड़ें मजबूत हैं। तो ऐसे में 15 दिन तक कैंपेन अमित शाह ने यहां पर किया और 15 दिन की बात देखिए, स्ट्रेटजी के लिहाज से राजस्थान का जिक्र कर ले, राजस्थान के कोने कोने से, दिल्ली के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी का कैडर, बड़ा नेता यहां पर 6 महीने, 3 महीने, 15 दिन अपने अपने हिसाब से यहां रहा और 6-6 महीने अपने वोटर को यह समझाने की कोशिश की कि आपको घर से निकलना होगा। और अमित शाह का भी ये कहना है कि हमने अपना काम कर दिया है, आपको सुरक्षा दे दी है, सड़कों पर हिंसा नहीं होगी, आपको घरों से निकलना है, वोटिंग करना है। कुल मिलाकर बीजेपी तभी आगे बढ़ पाएगी, परिवर्तन की लहर ला पाएगी जब वो ममता दीदी के गढ़ में सेंधमारी करे, क्योंकि दूसरा चरण ममता दीदी का गढ़ है। बंगाल में बीजेपी ने अपने सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, या यूं कहें कि बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग की। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी सरकार पर करारा वार किया।
मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। आपको शासन की योजना का मिलने वाली लाभ की गारंटी, आपका विकास, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा भी। ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता, श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती, और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। पश्चिम बंगाल की जनता अब उस बुधवार का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब सुबह की पहली किरण के साथ लोकतंत्र का कारवां एक बार फिर मतदान केंद्रों की ओर बढ़ेगा। 29 अप्रैल की यह तारीख सिर्फ एक मतदान का दिन नहीं, बल्कि उन करोड़ों उम्मीदों के फैसले की घड़ी है जो बंगाल के भविष्य से जुड़ी है। इस चरण की बिसात बड़ी दिलचस्प है। राजनीतिक दलों ने इस बार सबसे ज्यादा पसीना उन सीटों पर बहाया जहां 2021 के चुनावों में हार जीत का अंतर बेहद मामूली था। दूसरे चरण की क्लोज फाइट 10,000 से कम, कुल 20 सीटें जिसमें बीजेपी ने 4 और टीएमसी के हिस्से आई 14। 10 से 20,000 की 25 सीटें हैं कुल, जिसमें बीजेपी की 7 और टीएमसी की 18, जबकि 20 से 30,000 की कुल 38 सीटें जिसमें बीजेपी की 3 और टीएमसी की रही 34। दूसरा चरण राजनीतिक रूप से सबसे वजनदार है क्योंकि इस चरण में उत्तर और दक्षिण 24 परगना की उन 64 सीटों पर मतदान होगा जिन्हें बंगाल की सत्ता का गेटवे कहते हैं। इस चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां दीदी के लिए अपना घर और अपना प्रभाव बचाने की चुनौती है, वहीं अमित शाह की रणनीति इस गढ़ को ढहाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की है। 24 परगना का ग्रामीण इलाका हो या कोलकाता का शहरी मिजाज, 29 अप्रैल को होने वाली ये वोटिंग तय कर देगी कि बंगाल की सत्ता का सिंहासन किसके पास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।